एहसन शाह की हद तक जो अबेटमेंट है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है, ये जो 109 की हद तक इसको पकड़ा गया है, इसको साबित करना नियरली इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि एहसन शाह हो सकता है इस केस के अंदर बाइज्जत बरी हो जाए। मैं चाहता था इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर ट्रायल हो, असल मुल्जमान पकड़े जाएं। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट कहाँ पे हैं? एहसन शाह के साथ ये जो उसकी टिंड करना, फिर उसकी तस्वीर बनाना, फिर उसको वायरल करना, ये ज्यादती है। 8 बंदे मसल्ला होकर एक मुलजम को लेकर जा रहे हैं साइयां वाले कब्रिस्तान, और पता लगता है कब्रिस्तान से 3 नामालूम मुल्जमान आते हैं। सारी की सारी गोलियां आके एहसन शाह को ही लग जाती हैं। कोई किसी को छड़वाने आए, उसी को मार के निकल जाए। आज हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज से 6 महीने पहले कहा था कि एहसन शाह पे 109 केस हुआ है। एहसन शाह बाइज्जत बरी हो जाएगा और बाइज्जत बरी होकर वो घर वापस आ जाएगा। आखिरकार सदाकत कितनी है इस बात में, ये आज हम जानते हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम तैयबा, आपका शुक्रिया, आप हमारे दफ्तर में तशरीफ़ आवर हुई। और एक बड़ा अहम टॉपिक है, एक बहुत अहम मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बात करें आज से 6 महीने पहले की, जब अमीर बिलाज किया गया और कहा जाता है कि एहसन शाह उसमें मुलविस था, वो सहूलतकार था, लेकिन आपके मुताबिक 109 केस था, उस पर वो बाइज्जत बरी हो सकता था। मेरे उस पूरे इंटरव्यू को अगर आप सुने, अगर उसके सियाको सबाक को समझिए, तो मैंने कहा था कि जब तक असल मुल्जमान नहीं पकड़े जाएंगे, एहसन शाह की हद तक जो अबेटमेंट है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है, ये जो 109 की हद तक इसको पकड़ा गया है, इसको साबित करना नियरली इम्पॉसिबल है। एहसन शाह का जो केस था, एहसन शाह की हद तक जो केस था, ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता था, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी एक केस था, जिसको अदालत में साबित करना बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि एहसन शाह हो सकता है इस केस के अंदर बाइज्जत बरी हो जाए। मैं चाहता था इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर ट्रायल हो, असल मुल्जमान पकड़े जाएं, और जब पकड़े जाएं तो उनको फांसी हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, जो भी सजा कानून देता है 302 के अंदर वो मिले। मैडम 6 महीने 6 दिन गुजर गए और आज 6:06 हो गए कि आपका मेरा इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है। 2 नामजद मुल्जमान थे, मुझे नाम बताइएगा उनका क्या था जब अमीर बिलाज कत्ल हुआ? गोगी भट्ट और तीफी भट्ट। तीफी भट्ट। 4 नामालूम थे। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट कहाँ पे हैं? मेन पॉइंट तो ये है ना मैडम, जब तक नामजद किए गए मुल्जमान ना पकड़े जाते, जब तक कड़ी से कड़ी ना जोड़ी जाती, जब तक क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन ना किया जाए प्रॉपर्ली, चेन ऑफ एविडेंस ना बनाई जाए, तब तक कन्विक्शन नहीं होती। इस पूरे मामले की बुनियाद पर मैंने कहा था कि एहसन शाह के साथ ये जो उसकी टिंड करना, फिर उसकी तस्वीर बनाना, फिर उसको वायरल करना, ये ज्यादती है कि कस्टडी के अंदर कोई मौजूद है, उसको आप टॉर्चर नहीं कर सकते, ना मेंटली ना फिजिकली। आज 6 महीने 6 दिन बाद हमें पता लगता है कि जी एहसन शाह का मर्डर हो जाता है। अब मुझे ये बताएगा कि ये मर्डर है या इनकाउंटर? पर्चा 2306/24 थाना शादबाग, पंजाब पुलिस ऐप से आप पर्चा निकाल लें। 9:25 का वकूआ है, 9:45 पे पर्चा दर्ज हो जाता है। और पर्चे की डिटेलिंग क्या है कि 2 सफ़हात पर मबनी एक इस्तगासा है, जिसको शकील बट सब इंस्पेक्टर CIA तैयार करते हैं। उसके अंदर वो लिखते हैं कि जी मैं मुकदमा नंबर 1312/23 यानी कोई 2023 के अंदर एहसन ने कोई डकैती की थी, उस डकैती के अंदर मैंने फिजिकल रिमांड लिया, और फिजिकल रिमांड के बाद मुझे एहसन कह रहा था मैंने साइयां वाले कब्रिस्तान शादबाग थाने की दूध के अंदर मैंने वो डकैती का सारा सामान और वो खजाना रखा है, वो रिकवर करवा देता हूं मैं आज आपको। एहसन शाह ने ये कहा शकील भट्ट को। ये शकील भट्ट कहता है। तो जी हम वो रिकवर करवाने गए हैं, तो मेरे साथ 6 कांस्टेबलान थे, वो उनके नाम भी लिखता है, बेल्ट नंबर भी लिखता है, फारूक कमाल, सदफ अली, अख्तर हुसैन, अहमद हसन, मोहम्मद कामरान, वकार अली। फिर बताता है जी मेरे साथ 2 गाड़ियां थी, गाड़ियों के नंबर बताता है, गुलाम हुसैन ड्राइवर था, शकील भट्ट खुद था। 8 बंदे मसल्ला होकर एक मुलजम को लेकर जा रहे हैं साइयां वाले कब्रिस्तान, और पता लगता है कब्रिस्तान से 3 नामालूम मुल्जमान आते हैं, पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हैं। पुलिस पार्टी को कुछ नहीं होता, एहसन शाह सारी की सारी गोलियां आके एहसन शाह को ही लग जाती हैं। गोली जैसे ढूंढ के एहसन शाह को ठा करके उसको लगती थी। भाई ये कोई बंगाली फिल्म नहीं है, कोई किसी को छड़वाने आए, उसी को मार के निकल जाए। मैं मैडम हैरान हूं कि 9:25 का वकूआ है, 9:45 पे पर्चा दर्ज हो गया है। इतना डिटेल्ड पर्चा, इतना डिटेल्ड इस्तगासा शकील भट्ट तैयार करते हैं, जिसमें मुल्जमान भी उसने नामजद कर दिए, एक भाई को नामजद कर दिया उसने। अभी उनकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई। चश्मदीद गवाह बना दिए, इस्तगासा बना दिया, थाने पहुंचा दिया, टैग लग गया, पर्चा हो गया, SHO के टेबल पे पर्चा पहुंच गया, इस्तगासा पहुंच गया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास पर्चा पहुंच गया, इस्तगासा पहुंच गया,
इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तफ्तीश मार्क होगी कितनी देर में? 20 मिनट में पर्चा पढ़ लें आप। ह्यूमनली इम्पॉसिबल। पहले से रेडी किया गया था मैडम, पर्चा भी रेडी था, इस्तगासा भी रेडी था, सब कुछ कंपोज था, सब कुछ प्लान्ड था। किसने मारना था, किसने मरना था, किसने गवाह बनना था और किसके ऊपर इल्जाम आना था, सब कुछ तैयार था। बंदा हमारा पर्चा फौरन 10 बजे मेरे इल्म में आ गया था कि जी एहसन शाह का कत्ल हो गया। साथ ही मेरा बयान जारी हो गया था, ये नहीं है, ये इनकाउंटर है, ये कस्टोडियल डेथ का मामला है। आज 24 घंटे होने वाले हैं मैडम, 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये एक मर्डर का मामला नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर का मामला था, जिसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुलिस की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। देखिए, एहसन शाह की वालदा से मेरी मुलाकात हुई और वो कहती हैं कि एहसन शाह से जुमे वाले दिन तकरीबन 12:30 बजे मेरी और मेरी बहू की मुलाकात होती है, जो कि एहसन शाह की बीवी हैं। और एहसन शाह उनसे कहते हैं कि शकील भट्ट मुझे मार देगा और ये मुझे ले जाएंगे, अगर मैं ज़िंदा रहा तो अगले जुमे मुलाकात होगी। अमूमी तौर पर पुलिस मुलाजमान बता देते हैं कि नफल नीतल है। नफल नीतल है, इसका मतलब क्या है? नियत कर लो नफल पढ़ने की, नफल पढ़ लो क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है। ये बता दिया जाता है अक्सर मुल्जमान को। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज रखती है। आप एक तरफ पर्चा पढ़ लें जो पुलिस ने दिया और एक तरफ उसकी मां का बयान सुन ले, आपको खुद पता लग जाएगा सच कौन बोल रहा है। मैडम, मसला ये है कि अवाम ये समझ रही होगी, कई लोग ये कहेंगे कि सही हो या एहसन शाह ना। हाँ, कमेंट्स रीड मैं किए। बतौर वकील, आप बतौर सहाफी, कभी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। राइट। एक चीज तो वाज़ेह है कि ये इनकाउंटर हुआ, ये सब मानते हैं। कौन कौन मानता है, जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरे नंबर पे किसने बता दिया कि जी पुलिस आ रही थी बंदा लेकर? उन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई? वो कहते हैं हमने ग्रेनेड तक बरामद कर लिए। मैडम, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। कोई आके पुलिस कस्टडी में से इस तरह बंदा मार के चले जाए जिस तरह इस पर्चे के अंदर मेंशन किया गया। सवाल तो सर ये पैदा होता है कि आखिरकार रात को ही क्यों लेके जाया जा रहा था। यही तो बात है मैडम, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि ये रात को ही क्यों लेकर गए हैं। मैडम, दिन में भी की जा सकती 9:25 से 9:45 में क्या हुआ? रात को ये कब्रिस्तान ही क्यों लेकर गए? फिर 2023 के पर्चे के अंदर जो डकैती हुई थी, उस डकैती की वारदात में जो चीज थी वो खजाना बरामद करने गए थे, बंदा मार के आगे। कोई भाई अपने भाई का कत्ल करेगा? कभी भी नहीं। अगर दूर से फायर होते, कोई माथे पे फायर लगता, कोई टिड में लगता, कोई लत च वजदा, कोई पट च वजदा, कोई हाथ च वजदा, ये तो सारे फायर आके ठा करके सीने में लगे हैं और पुलिस वाले बिल्कुल महफूज हैं। किसी भी पुलिस वाले को किसी भी किस्म की चोट नहीं मैडम, आप बता दें, यही तो लम्हा फिक्री है। और ये एक सवाल उठ गया है कि अगर पुलिस कस्टडी, खसूसी तौर पे सीआईए की कस्टडी से अगर बंदा किसी को कैसे बंदा कत्ल हो मार के सकता है? निकल गया तो फिर आपकी मेरी जान तो बिल्कुल महफूज नहीं है। पर जो मेरा पॉइंट समझ रही है मैडम, दैट्स इट। अच्छा, अब जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं या काउंटर में मुलविस हैं, क्या मैसेज है उनके लिए और क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहिए जो इसके अंदर मुलव्वस हैं? देखिए, इस इनकाउंटर के अंदर तो पुलिस डायरेक्टली मुलव्वस है। मेरा एक ही मुतालबा है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ प्रिवेंशन पनिशमेंट एक्ट 2022 के तहत एफआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, जुडिशियल इंक्वायरी बैठे, हाई कोर्ट लेवल पर यह पूरा मामला उठना चाहिए कि कस्टडी के अंदर डेथ कैसे होगी। दूसरे नंबर पर 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन हो, 1 महीने में ट्रायल कंप्लीट हो, जैसा कि एक्ट में लिखा गया है, कानून में लिखा गया है। और फिर उन सारी चीज़ों की जस्टिफिकेशन ली जाए कि ये मामला किस तरह पेश आया। अमीर बलाज की रूह को तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक असल मुजरमान को नहीं पकड़ा जाएगा, असल मुलजमान को नहीं पकड़ा जाएगा और उन मुलजमान के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर फेयर ट्रायल नहीं चलेगा, तब तक अमीर बलाज को इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए, सहूलतकार, अगर हम कहें कि एहसन शाह पे सहूलतकार का पर्चा था, लेकिन एहसन शाह को कब्रिस्तान लेकर जाया जा रहा था। 2023 के किसी एक पर्चे की निशानदेही की जा रही थी, कुछ खजाना बरामद होना था, लेकिन उसकी सहूलतकारी किसने की? उसकी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था कि 9:25 पे गाड़ी जो है वो कोट लखपत थाने से निकलेगी और वो इस टाइम शादबाग की तरफ जाएगी, इस कब्रिस्तान की तरफ जाएगी, इस रोड से जाएगी? मैडम, आपके सवाल में जवाब है
इसका जवाब आवाम कमेंट सेक्शन में दे देगी। फिर हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। इसी के साथ मुझे और एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले प्रोग्राम में, देखते हैं कि एहसन शाह और अमीर बिलाल केस जो है वो किस तरफ मुड़ता है।